अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज होनी थी इमरान खान साहब के अहम केसेस की समाअत, लेकिन उन केसेस में क्या हुआ ये आपको भी थोड़ी देर में मैं बताती हूँ। इसके साथ साथ आज एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करूँगी जो मैंने बीबीसी में आज पढ़ी है और उसको मैं आज के मौजूदा हालात से कैसे जोड़ती हूँ, ये आपके सामने एक एनालिसिस रखूँगी। और उसके बाद कुछ चीज़ें बताएंगे आपको। अदालत का एक और अहम मामला यानी आईनी बेंच ने भी फाइनली काम शुरू करने का फैसला कर लिया और 14 नवंबर से अब आईनी बेंच जो है वो अपने केसेस की समाअत का आगाज़ करेगा। तो ये सब इस व्लॉग में शामिल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसमें खबरें ज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि शायद कम है, लेकिन जो सिनेरियो है उसको समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि जो आज इमरान खान साहब के केसेस की समाअत होना थी वो क्यों नहीं हो सकी और आइंदा का मंजरनामा उसी से जुड़ा होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज इमरान खान साहब की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में। अब यहाँ पर और कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये समाअत हुई तो इस बात के तकरीबन 90% चांस थे कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर एक ही रास्ता बचा था जो था फरार का रास्ता। तो यहाँ पर हुआ ये कि एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो तशरीफ़ ही नहीं लाए ताकि समाअत ही ना हो सके। और बाद में जो जज साहब हैं उन्होंने थोड़ा वेट करने के बाद फिर बाद में उन्हें चैम्बर में बुला लिया, दोनों तरफ के वकला को। और उसके बाद उन्होंने अगली तारीख जो कि 20 नवंबर उन्होंने अब दी है, ये उन्होंने अनाउंस कर दी है। तो फिलहाल उन्होंने सिर्फ इस तरह से ज़मानत को टाला है कि इसको तारीख को आगे बढ़वा दिया जाए। इसके अलावा लगता है कि उनके पास कुछ नहीं था और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इद्दत केस में भी हमने देखा कि जब भी वहाँ पर आता था मामला उनकी तरफ कि जी आएँ, आके साबित करें, तो यही होता था कि हीले बहाने और जो प्रोसिक्यूटर है वो तशरीफ़ ही नहीं ला रहे होते थे। तो ये मुस्तकिल इनका हरबा है कि जहाँ पे सज़ा देनी होती है, ट्रायल हो रहा होता है, और वैसे भी वो ट्रायल तो बंद कमरों में, जेल में होता रहा है, और वो किस तरह का शफाफ ट्रायल था, अब तो वो सारी खलें खुल चुकी है। तो वहाँ पर ये लोग पहुँच भी जाते थे, 12-12 घंटे समातें भी होती रहीं, सब कुछ होता रहा। लेकिन जहाँ पर हाई कोर्ट्स में, खुली अदालत में और निस्बतन आज़ाद जजेस के सामने आपको अपने केस साबित करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए क्या सूरत हाल होती है कि आप फिर जूते छोड़कर भाग जाते हैं, आप फिर सामना ही नहीं करते, फिर आप आकर वहाँ केस लड़ते ही नहीं हैं। तो ये सूरत हाल आपकी यहाँ पर हो जाती है। और इसी तरह की बेबसी हमने साइफर केस में देखी थी प्रोसिक्यूटर्स की, इसी तरह इद्दत केस में देखी थी, इसी तरह बाकी केसेस में जिन जिन में इमरान खान साहब को सजा हुई थी। तो बहरहाल ये जो केस है अब 20 नवंबर को सुना जाएगा। दूसरा जो एक अहम मामला था वो ये कि इमरान खान साहब की बरीयत की दरख्वास्त पर, तोशा खाना की बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर भी आज फैसला होना था। और यहाँ पर क्या हुआ है जी कि यहाँ पर भी जज साहब नहीं पहुंचे, तो कहीं वकील नहीं पहुंचा, कहीं जज नहीं पहुंचा, और इस तरीके से ये जो मामला है उसको लटकाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो स्पेशल जज थे शाहरुख अर्जुमन साहब, इनको हाई कोर्ट ने ये पाबंद किया था कि आज के रोज़ आपने बरीयत के मामले के ऊपर कम अज़ कम फैसला लाजमी कर देना है। और हालांकि इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो बरीयत नहीं देंगे इमरान खान साहब को, और ये जो बरीयत वाला मामला ये दोबारा हाई कोर्ट में जाएगा और फिर वहाँ से ही कोई फ़ैसला हाई कोर्ट बरीयत का कर सकती है। लेकिन अभी चूँकि टाइम भी गेन करना है, तो फ़िलहाल तो हमने ये आज के रोज़ देखा कि जज साहब तशरीफ़ ही नहीं लाए और यहाँ पर समाअत ही नहीं हो सकी। अलबत्ता उन्होंने 2 रोज़ बाद की यानी 14 नवंबर की अब अगली डेट जो है वो दी है। तो इन तमाम चीज़ों से अंदाज़ा क्या हो रहा है? वो अंदाज़ा ये हो रहा है जो सलमान सफदर साहब ने आज मीडिया टॉक में बताया है। सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वो चैम्पियन वकील हैं कि जिन्होंने बेतहाशा ज़बरदस्त और कामयाब दलाइल से इमरान खान साहब के केसेस को उड़ा कर रख दिया। साइफर केस में आपने देखा कि जिस तरीके से इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत हुई, इद्दत केस फारिग हो गया, उसमें भी बरीयत हो गई। तोशा खाना का जो फ़र्स्ट केस था उसमें भी सज़ा मुअत्तल हो गई। आज उन्होंने तफसील सारी बताई है। जो ज़ेबा चौधरी साहिबा का केस था जज साहब का, उसमें भी इमरान खान साहब की सज़ा जो थी वो तो खैर अभी हुई नहीं थी, लेकिन उसमें भी ज़मानत पर हैं वो। और इसी तरीके से जो दीगर केस हैं, तोशा खाना 1 हो, तोशा खाना 2 हो, ये सारे केसेस में जो आपको मालूम है कि स्टेज है, जिस तरह से कहीं पे ज़मानत है और कहीं पे ये, तो अब ये आखिरी दमों पर है। सलमान सफदर साहब ने इसको किस तरह से आज एक्सप्लेन किया अपनी मीडिया टॉक में। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से है कि अब खाना बिल्कुल रेडी है, तैयार है, जैसे कोई बिरयानी आप तैयार करते हैं
और उसको आखिर में आप दम पे लगा देते हैं और बस फिर दम खुलना होता है और फिर उसके बाद आप उस बिरयानी को एंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह की तशबीह देते हैं सलमान सफदर साहब कि जो लीगल टीम है वो जितना कर सकती थी वो ये कि उसने ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार करके उसको दम पर लगा दिया है और यहीं तक लीगल टीम का काम था कि उसने केसेस को उड़ा दिया है, मेरिट पर, दलाइल पर, कानूनी तरीक़ों से जो जो चीज़ें हो सकती थी। आगे अब उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त और अहम इशारा किया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अब हम ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइड है, जो पॉलिटिकल विंग है, यानी जो सियासी जमात है खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दम अब वो उठाए। समझ रहे हैं आप? अब आपको समझ आएगी कि आगे का जो एहतजाज का प्लान है वो क्यों रखा गया है। तो उन्होंने बड़ा वाजे कह दिया है कि लीगल टीम की जहाँ तक कोशिश हो सकती थी, मतलब अब आप कानूनी तौर पर तो कुछ नहीं ना रह गया केसेस में। उन्होंने कहा कि आखिरी केस है अल-कादिर ट्रस्ट, उसमें उम्मीद यही है कि सज़ा नहीं होगी क्योंकि कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन अगर उसमें सज़ा इवन हो भी जाए, अगर हम कोई एक बुरा फैसला एक्सपेक्ट कर भी लें, तो सलमान सफदर साहब कहते हैं कि हार्डली 15 दिन में हाई कोर्ट में वो सज़ा ख़त्म हो जाएगी या मुअत्तल हो जाएगी, तो उसको होना ही है। तो उन्होंने कहा कि अब हमारी तरफ से यही है कि जितना हम केसेस को बिल्कुल मलिया मेट कर सकते थे हम कर चुके हैं, आखिरी दमों पर है ये तमाम केसेस, लेकिन अब आखिरी जो दम उठाना है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने उठाना है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद अब मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मकसद बड़ा साफ और वाजे है। वो ये कि हुकूमत तो ये कोशिश करेगी कि कभी जज साहब ना आए, कभी वकील ना आए, कभी अदालतों को ही ताले लगा दें, इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, कुछ भी हीले बहाने करके लंबा कर दें, मामले को खींचते चले जाएं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने। तो उनकी तो कोशिश होगी कि मैक्सिमम इस चीज़ को वो लिंगर ऑन कर लें। लेकिन अब पॉलिटिकल लीडरशिप का काम ये है कि जहां अब कानूनी कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं रह गई सॉलिड कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो या वो पाबंद सलासल रहें, तो उनको अब करना यह है कि आपने सियासी दबाव इतना बढ़ाना है कि हुकूमत मजीद कोई विक्टिमाइजेशन ना कर सके। जो कानूनी तौर पर लड़े जा सकते थे केसेस वो लड़ लिए गए हैं। अब आपने दबाव इस तरह का बढ़ाना है सियासी कि हुकूमत मजीद कोई नए उल्टे सीधे केस ना बनाए और जो आखिरी 1-2 केसेस की आप कह लें कि वो कहते हैं ना हाथी निकल गया दुम रह गई, तो वो जो दुमें हैं वो फंसी ना रहें, उसके लिए आपने ये करना है कि दबाव बढ़ाना है, वरना उनको तो यही सूट करता है, वो तो दुम फंसा के रखेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने सियासी दबाव बढ़ाना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज ही ये है बेसिकली कि उन्होंने बाहर ये दबाव कैसे बढ़ाना है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रास्ता साफ हो जाए और ये जो छोटे मोटे अब कांटे रह गए हैं, पत्थर रह गए हैं, ये भी हट जाएं। तो इसके लिए सियासी दबाव के लिए यही वो स्ट्रैटेजी है जो कि पीटीआई बना रही है और उनका ये ख्याल है कि जो एक आखिरी कॉल जिसे वो कहते हैं, फाइनल कॉल जिसे वो कहते हैं, वो इसी सिमत में होगी कि जब वो दबाव बढ़ाएंगे, सड़कों पर बड़ी तादाद में कारकुन आएंगे, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, वो कहते हैं वापस नहीं जाएंगे जब तक कि मुतालबात नहीं माने जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हुकूमत को वो जो एक अंगूठा उन्होंने रखा होता है सिस्टम के ऊपर कि जी आपने छोड़ना नहीं है इस बंदे को, तो कम से कम वो उन्हें अंगूठा हटाना पड़े, इतना आपने उनको दबाव देना है। देखिए हुकूमत को क्या ज़रूरत पड़ी होगी कि वो इमरान खान साहब को छोड़े? तो नहीं छोड़ेंगे ना। इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफ क्यों चाहेंगे कि वो उनको छोड़ें? तो आपने उनको इस प्रेशर में लाना है कि वो आपसे बात करें और उसके नतीजे में आप उनसे ये कह सकें कि इमरान खान साहब की रिहाई को अब किसी तौर पर भी रोकना बिला जवाज़ है, जबकि कोई कानूनी कॉन्क्रीट केसेस रह ही नहीं गए। तो उसके लिए ये सारी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा भी इसके तरीके हो सकते हैं। आप पार्लियामान में एहतजाज कर रहे हैं, आप अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बना रहे हैं, आप अपना मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आप इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी अपनी जगह हैं, लेकिन अल्टीमेट इस प्रेशर को जो सम अप करना है वो अवाम ने ही करना है और वो ज़ाहिर है पीटीआई की जो सियासी ताकत होगी उसी के थ्रू हो सकता है। तो ये एक सलमान सफदर साहब ने हिंट ज़रूर दे दिया है कि अब जो आखिरी मरहला है वो बहरहाल जिसको कहते हैं ना विनिंग शॉट, तो वो ये कहते हैं कि जो विनिंग शॉट है ना वो पॉलिटिकल साइड से लगनी चाहिए। अब ये जो बात हो रही है इस पे बहुत से लोग कह रहे थे कि जी ये शॉट तो सवाबी जलसे में ही लग जानी थी, तो ये लेट क्यों हो गई, डिले क्यों हो गई? तो इसके ऊपर मैं आज एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी पढ़ रही थी
BBC में, और ये किसी ने आर्टिकल आज के दिन की तारीख के हवाले से लिखा हुआ था। इस आर्टिकल में एक पुराने मैच का तज़किरा है जो कि अहमदाबाद भारत में खेला गया था। इमरान खान साहब इसमें कप्तान थे टीम के, और 1987 की ये बात है। और ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी मुझे लगी। पहले मैं आपको इस स्टोरी को बता दूं कि मैच में क्या हुआ, और फिर देखते हैं कि उसको आज के हालात से रिलेट कैसे किया जा सकता है। तो जनाब 1987 की ये बात है। पाकिस्तान की टीम 5 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है वो खेलने के लिए भारत में मौजूद थी। 3 जो टेस्ट मैच थे वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके थे, और जो चौथा टेस्ट मैच था वो ये अहमदाबाद में खेला जा रहा था। जो पहले 3 दिन का आप कह लीजिए कि पहले 2 दिन का सारा जो खेल था वो बहुत ज़्यादा स्लो था, और बहुत ही स्लो बैटिंग की। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग की, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, बैट्समैन, उन्होंने बड़ा स्लो गेम चलाया। तो जो शायकीन थे वहाँ पे वो खासे बोर भी हो रहे थे कि ये किस तरह का मैच हो रहा है। तीसरे दिन जाके पाकिस्तान की इनिंग्स ख़त्म हुई और पाकिस्तान ने कोई 395 रन बनाए। उसके बाद होता ये है जनाब कि भारत की टीम जो है वो आ जाती है मैदान में मैच खेलने के लिए, इनिंग के लिए, बैटिंग के लिए, और वो भी आके बड़ा स्लो सा खेलना शुरू हो जाते हैं। अब जो शायकीन है, एक तो उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हुआ है कि जनाब क्या बोरिंग सा मैच हमें दिखा रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि वहाँ पर अचानक से जब चल रहा है मैच, जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स फील्ड में मौजूद हैं, फील्डर्स। तो वहाँ पर शायकीन की तरफ से किसी एक शख्स ने पानी की भरी बोतल जो है वो एक पाकिस्तानी फील्डर के तरफ निशाना लगाकर मार दी, उछाल दी। वो उसके करीब ही गिरी, और उसके बाद वो एक सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद वो सिलसिला शुरू हो गया। फिर तो 1 से बोतल, 2 बोतल, 4 बोतल, और इस तरह करते करते शायकीन के हाथ में जो आने लगा उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। बाज ने तो पत्थर तक फेंके, और जिसके हाथ में जो लगा, कोई आइसक्रीम स्टिक फेंक रहा है, और कोई पानी की बोतलें, कोई पत्थर, कोई प्लास्टिक के टुकड़े, और जो उनके हाथ लग रहा है। तो वो एकदम जब ये सिचुएशन बनी तो इमरान खान कैप्टन थे, ज़ाहिर है उन्हें अपनी टीम की फिक्र हुई। उन्होंने जनाब उनको फ़ौरन इशारा किया, और सारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो पवेलियन में जाकर बैठ गए, और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया। अब ये ज़ाहिर है इंडिया के लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन थी। इंतज़ामिया भी वो थे और होस्ट थे, और ज़ाहिर सी बात है उनके लिए बड़ी आलमी शर्मिंदगी की बात थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस तरह मैच भी रुक गया है तो क्या इसका अब हल निकाला जाए। तो उन्होंने इंतज़ामिया ने फिर यहाँ पर जो भारतीय प्लेयर्स थे उनकी मदद ली, सुनील गावस्कर की, कपिल देव की, और उनसे अनाउंसमेंट करवाई। उन्होंने गुजराती में अनाउंसमेंट की, शायकीन को ज़रा ठंडा किया, कूल डाउन किया, उन्हें समझाया कि देखिए जी ये तो हमारे मेहमान हैं, और इस तरह अगर हम इनके साथ ट्रीट करेंगे तो हम क्या अपना इमेज दे रहे हैं। तो आपको इन्हें वेलकम करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इस तरीके से उनके साथ बिहेव करें। तो उन्होंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की। खैर शायकीन भी ज़ाहिर है अपने हीरोज़ को मानते हैं, वो भी शांत हो गए, सारे बैठ गए। इमरान खान साहब ने टीम को इशारा किया और वो वापस ग्राउंड में आना शुरू हो गए। जैसे ही टीम वापस ग्राउंड में आ रही थी तो नारे वारे लग रहे थे शायकीन की तरफ से। तो एकदम से इमरान खान साहब ने शायकीन को देखते हुए दोबारा वापस पवेलियन भिजवा दिया टीम प्लेयर्स को। अब सब हैरान थे कि अब क्यों ये चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वापस आए टीम के प्लेयर्स तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने हेलमेट पहने हुए थे। यानी वो तमाम प्लेयर्स आप यूँ समझ लीजिए जो ज़रा बाउंड्री के आसपास खड़े होने थे, उन सब ने हेलमेट पहन लिए थे। तो इमरान खान साहब ने अपनी टीम मेंबर्स को बचाव के लिए हेलमेट पहनवा दिए कि अगर ये कोई लोग पथराव करें या कोई ऐसी सूरत हाल हो तो कम से कम इनकी कोई हेड इंजरी ना हो, तो थोड़ी बचत हो जाए। तो उन्होंने हेलमेट पहना के उनको फील्ड में खड़ा कर दिया। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा अनोखा टेस्ट था कि जहाँ पर फील्डर्स जो हैं वो हेलमेट पहन के फील्डिंग कर रहे हों, और सभी इस बात पे और उनके इस आइडिया पर सब हैरान भी थे। और इमरान खान साहब ने बहरहाल ये मैच ख़त्म नहीं किया कि वो नाराज़ होकर बैग पैक करें और जी हम खेलेंगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने मैदान में रहे और उन्होंने अपने फील्डर्स को प्रोटेक्ट भी किया, और उसके साथ उन्होंने ये मैच खेला भी अल्टीमेटली। बल्कि इस मैच में जो सुनील गावस्कर है उनके 10,000 रन मुकम्मल हुए। तो दोबारा से शायकीन एक दफ़ा ग्राउंड में आ गए और बड़ा जश्न मनाया। एक दफ़ा फिर से जो पवेलियन में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको भागना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली मैच कंप्लीट हुआ 5 दिन का। ये मैच भी ड्रॉ हो गया था, लेकिन ये मैच इस लिहाज से बड़ा यादगार था कि पाकिस्तानी टीम ने इस पथराव के बावजूद भी मैदान में
रहना ही तरजीह रखी और मैदान छोड़कर भागे नहीं। बहरहाल जो आखिरी मैच था फिर इस सीरीज़ का 5वां मैच, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान साहब की क़यादत में जीतने में कामयाब हो गई और इस तरह ये उन्होंने तारीख रकम की, इंडिया को इंडिया में जाके हराया और वो एक मैच जीतकर पाकिस्तान ने फिर पूरी सीरीज़ जीत ली। तो ये बड़ा यादगार तारीखी दौरा था काफ़ी हवालों से। अब मैं इसको ज़रा आज के दौर से रिलेट कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर आपकी इंस्टिंक्ट कभी नहीं बदलती, और जिसमें एक पहली चीज़ जो इसमें इस वाक़ये से नज़र आती है वो ये कि इमरान खान साहब में जो फाइटिंग स्पिरिट है वो, इसका मतलब है कोई आज नई पैदा नहीं हुई, ये उस वक्त से मौजूद है उनके अंदर। उस वक्त भी चाहे कितने भी बदतर हालात हो गए लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा आज की तरह। आज भी वो जेल में हैं, बुरे हालात हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो जेल से भागने के लिए कहें कि जी अब मैं बैरून मुल्क चला जाऊँ। वो मैदान में मौजूद हैं और तमाम जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको फेस कर रहे हैं। जो भी जुल्म हो रहा है, जो भी मसाइब हैं, तकालीफ हैं, उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, मैदान छोड़कर भाग नहीं रहे हैं, कम से कम अभी तक तो ऐसा है। दूसरी जो चीज़ मैंने देखी वो ये कि इमरान खान साहब को अपने टीम प्लेयर्स के हवाले से भी कितनी फ़िक्र है कि उन्हें उनकी प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल है। जहाँ वो उन्हें बकअप करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, वहीं उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं और उन्हें हेलमेट पहना के भी फील्ड पे उतार देते हैं। तो आज भी यही सूरत हाल है कि जहाँ इमरान खान साहब को लगता है कि कोई तसादुम हो सकता है, खुदा न खास्ता खून रेजी हो जाएगी, खुदा न खास्ता ये ना हो कि लोगों के ऊपर कोई जानी नुकसान हो जाए, तो वो ऐसी सूरत में फ़ौरन एक कदम पीछे भी हटना पड़े तो हट जाते हैं। वो पवेलियन जाकर अपने प्लेयर्स को सेफ कर लेते हैं। तो आज भी जहां उन्हें ये महसूस होता है कि जी ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कि जहां पर खुदा न खास्ता कोई ब्लड शेड ना हो जाए, तो वहाँ पर इमरान खान साहब पीछे हट जाते हैं। भले बाद में उन्हें ये सुनना ही पड़े कि जी हट गए, कोई नहीं आया, जो भी है, हार गए, बुज़दिल हैं, जो कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन वो अपने टीम प्लेयर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना जानते हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी आज के दौर में आपको नज़र आती है और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं। जो तीसरी चीज़ है कि कब किस वक्त कौन सी चीज़ आपने करनी है। हर तरह का फ़ैसला आप एक साथ नहीं कर लेते, बल्कि उसको वक्त के साथ और हालात के मुताबिक करते हैं। यही चीज़ उनकी हमें इस पूरे इवेंट में जो उस वक्त उन्होंने इंडिया के साथ मैच खेलते हुए किया, ये आज हमें नज़र आता है कि कब उन्होंने जलसा करना है, कब उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, कब उन्होंने धरना देना है, कब उन्होंने कुछ भी नहीं करना, पार्लियामान में सिर्फ शोर मचाना है, और कब उन्होंने अदालत में जाकर केसेस को लड़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो एक स्ट्रैटेजी के तहत वो चल रहे होते हैं, तो उनके जो आसाब हैं वो बहुत मजबूत रहते हैं। बदतरीन हालात में भी वो इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ खेल खेलते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और उस स्ट्रैटेजी को मज़ेदार बात यह है कि अक्सर जो मुखालिफिन है वो ठीक तौर पे समझ नहीं पाते, और रही सही कसर ये है कि जो मुखालिफ की स्ट्रैटेजी है वो इमरान खान की समझ में आ जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान खान साहब ने जितनी पेशन गोइयाँ की थी अपने जेल जाने से पहले, वो तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर हमला भी होगा, उनको जेल भी जाना पड़ेगा, उन पर मुकदमात भी बनेंगे, उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगी, उनको लोग छोड़ भी जाएंगे, फिर भी वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो इमरान खान साहब ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट की हुई थी और वो एज इट इज़ हुई। तो इसका मतलब है कि वो अपने जो मुखालिफिन हैं उनकी स्ट्रैटेजी को अच्छे से जानते हैं और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी प्लान भी करते हैं। और दूसरी तरफ जो मुखालिफ हैं वो उनके बारे में धोखा खा जाते हैं। जैसे उन्हें ये लगता था कि इमरान खान तो जेल ही नहीं काट सकेगा, ये तो 2 दिन में भाग जाएगा, लेकिन वो फिर इमरान खान को समझे ही नहीं। और अब सूरत हाल ये कि इमरान खान को जेल में डालकर उसको और ताकतवर और इतना बड़ा कोई दो मालाई किरदार बना दिया है कि अब उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि उस जेल से अब उन्हें निकाला तो फिर होगा क्या। तो अब वो खुद इस चीज़ पे जो है वो परेशान भी हैं और फंसे हुए भी हैं। तो ये जी खैर एक बड़ी दिलचस्प सी मुझे स्टोरी लगी कि जिसको क्रिकेट के साथ रिलेट करके जो है वो डिस्कस किया जा सकता था। तो ये एक एनालिसिस मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। आखिर में एक स्टोरी आपको और दे दें जी जाते जाते कि फाइनली आइनी बेंचेस ने भी काम करने का फैसला किया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने आज जो जजेस कमेटी बैठती है केसेस का फैसला करने के लिए आइनी बेंच वगैरह के लिए, तो उनके आपस में आज एक मीटिंग हुई है और इसके बाद ये तय किया गया कि 14 नवंबर से बाकायदा आइनी बेंच काम शुरू कर देगा। अब कौन कौन से आइनी केसेस हैं, बहुत सारे हैं। 26वीं आइनी तरमीम का मामला है, मखसूस नशिस्तों की नजरसानी अपील है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मामले पर नजरसानी अपीलें हैं जो PTI ने फाइल की हुई हैं। तो ये और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी कि इसके ऊपर आइनी बेंच जो है वो क्या गुल खिलाता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।